पिछले भाग में आपने देखा कि निखिल ने कृतिका से कहा, हाँ, वो लड़की बार बार मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी, लेकिन क्या मैंने एक बार भी उसकी तरफ ध्यान दिया? या बस उसकी इमेजिनेशन थी कि वह मुझे काफ़ी करीब से जानती है, जबकि मुझे याद भी नहीं कि मैं उससे कब मिला था। यह कहते हुए निखिल ने सोफे पे पीछे अड़ते हुए अपनी लंबी टांगे आराम से फैला दी। हालांकि वह दोनों कॉफ़ी टेबल के अपोजिट बैठे हुए थे, फिर भी कृतिका इतनी नर्वस थी कि उसके दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। वैसे तो निखिल कॉफ़ी टेबल के दूसरी तरफ सोफे पे आराम से फैल कर बैठा था, फिर भी कृतिका को ऐसा लगा जैसे वह उससे बस इंच भर दूर है। निखिल की मुस्कुराहट और बैठने के ढंग ने कृतिका को भुला ही दिया था कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उसकी कही बातों को अच्छे से याद करने पर उसे ध्यान आया कि निखिल ने सच में मधुलिका की तरफ शायद एक बार भी नहीं देखा, ना ही उसकी किसी बात पे ध्यान दिया। अचानक से निखिल ने धीमी आवाज में कहा, क्यों ना तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो, देखो कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करता हूँ या नहीं। इस बार निखिल की कही बातों ने कृतिका के गूज़बम्प्स कर दिए। उसका रोम रोम सनसना उठा। निखिल की आवाज़ इतनी धीमी और मीठी थी जैसे वह कृतिका को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी वह सिड्यूसिंग आवाज़ सुनने के बाद वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसके पैरों में कोई जान नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त अगर उसने उठने की कोशिश की तो उसके पैर उसका वजन संभाल नहीं पाएंगे। उसका पूरा बदन फिर से सनसना उठा और वह बस कांप के रह गई। लेकिन निखिल के एक्सप्रेशन उसके सेड्यूसिंग आवाज़ के कंपैरिजन में काफ़ी सीरियस थे। अगर वह सीरियस नहीं दिखता तो कृतिका को यही लगता कि निखिल उसे छेड़ रहा है। ऑफिस में सबके सामने तुम मुझे सीईओ या सर जो चाहो बुला सकती हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, निखिल ने कहा। एक्चुअली मैं वो खुद भी पूरे दिल से यही चाहता था कि कृतिका ऑफिस में सबके सामने भी उसे सिर्फ नाम से बुलाए, लेकिन वो जानता था कि कृतिका ऐसा कभी नहीं करेगी। प्राइवेट में या तब जब हम अकेले हो तो मुझे मेरे नाम से पुकारोगी, ठीक है ना? क्योंकि निखिल ने एक लॉजिकल बात कही थी, इसलिए कृतिका उसकी इस बात से सहमत हो गई। ठीक है, कृतिका की हामी मिलते ही निखिल खुश हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने फिर से शैतानी की। ठीक है, फिर एक बार मुझे मेरे नाम से पुकारो, मुझे अभी तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना है। हालांकि कृतिका ने उसका नाम लेने के लिए अपना मुंह तो खोला, लेकिन न जाने क्यों उसका नाम पुकारना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। उसकी जुबान जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले तक आकर अटक जा रही थी। किस्मत से उसी वक्त अनुपम ने दरवाजे पर नॉक किया और फिर अंदर आ गया। सर, लंच तैयार हो चुका है। निखिल के मुस्कुराते चेहरे पे फिर से हल्का गुस्सा दिखने लगा। अनुपम को भी अभी ही आना था, वो और 5 मिनट लेट से भी तो आ सकता था, लेकिन उसे अभी ही आना था ताकि उसका प्लान बिगड़ जाए। निखिल ने गुस्से में कहा, ठीक है, अंदर लेते आओ। अनुपम हैरान रह गया, क्या उसने कुछ गलत कर दिया? सीईओ फिर से गुस्सा क्यों हो गए? आज किसका चेहरा देखकर वह घर से निकला था कि बार बार उसे कुछ न कुछ गलतियां हो रही थी। अनुपम को ऐसा लगा जैसे आज उसके जैसा जबर मर्द भी रो देने वाला है। इसलिए उसने जल्दी से टेबल पर दोनों को लंच सर्व किया और तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गया। वह कबाब में हड्डी बनकर फिर से निखिल के गुस्से का सामना नहीं करना चाहता था। अनुपम के आने के कारण कृतिका ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। फिर वह खड़ी हुई और कहा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। कमरे का माहौल कृतिका को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, इसलिए वॉशरूम जाकर वो अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत भी करना चाहती थी, इससे पहले कि वह एक कदम भी ऑफिस से बाहर जाने के लिए बढ़ा पाती। निखिल ने कहा, बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ ऑफिस में ही वॉशरूम है, बाईं ओर कोने में। कृतिका शॉप थी, लेकिन किसी कंपनी के ओनर का अपने ऑफिस में खुद के लिए पर्सनल वॉशरूम रखना एक नॉर्मल बात थी। वह जल्दी से वॉशरूम गई ताकि खुद को शांत कर सके और निखिल को लंच के लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जब वो बाहर आई तो उसके बाद निखिल भी हाथ धोने के लिए वॉशरूम गया, लेकिन वापस आने के बाद वो कृतिका के अपोजिट न बैठकर उसके बगल में ही जा बैठा, जिसका कृतिका को कोई अंदाजा नहीं था। वो फिर से हैरान हो गई। इसके अलावा वो जानबूझकर अपनी सीट चेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन निखिल के इतने करीब बैठने से वो फिर से बेचैन होने लगी थी। निखिल ने एक स्पून उसकी तरफ बढ़ाया
कृतिका ने कोशिश तो बहुत की कि स्पून लेते समय उसके हाथ निखिल के हाथ को छू ना सके, लेकिन निखिल के वापस अपने हाथ पीछे खींचने के दौरान दोनों की उंगलियों का ऊपरी हिस्सा हल्का सा एक दूसरे को छू गया। अचानक से उसका पूरा बदन फिर से सनसना उठा। उसने स्पून को कस के पकड़ लिया। वो निखिल की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, इसलिए उसने यह भी नहीं देखा कि निखिल की उंगली के जिस हिस्से से कृतिका की उंगली टच हुई थी, निखिल उसे प्यार से रब कर रहा था। हालांकि यह एक पल से भी कम समय के लिए हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियों के आपस में टच होने पर निखिल को जैसे बिजली का झटका लगा था, जिसके कारण वो भी कुछ पल के लिए कांप उठा। दूसरी तरफ कृतिका इतनी नर्वस फील कर रही थी कि वो बस अपनी नजरें झुकाए अपने लंच को खाए जा रही थी। इसलिए उसका ध्यान इस बात पे नहीं गया कि खाते हुए निखिल ने अपने पैरों को थोड़ा स्प्रेड किया, जिससे वह कृतिका के पैर से टच कर गए। अचानक से कृतिका ने तिरछी नज़र से निखिल की तरफ देखा कि कहीं उसने ऐसा जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन उसे तो इस बात का ध्यान भी नहीं था। कृतिका ने धीरे से अपने पैर को निखिल के पैर से दूर किया, लेकिन कुछ पलों के बाद ही दोबारा से निखिल के पैर उसके पैर से टच करेगा। वह समझ रही थी कि निखिल यह जानबूझ के नहीं कर रहा, फिर भी यह उसे बेचैन करने वाला था। कृतिका काफी परेशान थी। वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह शांत थी और वो वैसे ही रहने वाली थी। इसके अलावा उस वक्त उसके पास मौका था कि वह निखिल से फ्रीली बात कर सके, उसके करीब आ सके। इन ख्यालों ने कृतिका के दिल की धड़कनों को काफी तेज कर दिया था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इसे ऐसे देखा जाए जैसे लंच के साथ साथ निखिल का उसके इतने करीब बैठना खाने के आखिर में मिलने वाला डेजर्ट हो। एक लंबी चुप्पी, जिसने लगभग कृतिका का दम घोट दिया था, के बाद उसे निखिल की धीमी आवाज सुनाई दी, कृतिका। हाँ। जैसे ही कृतिका ने अपना सर निखिल की तरफ घुमाया, उसकी उंगलियों ने कृतिका के होठों को छू लिया। निखिल की उस उंगली ने कृतिका के होठ को जहाँ टच किया था, वह हिस्सा पूरी तरह से सुन पड़ गया। जब निखिल ने अपना हाथ वापस पीछे खींचा, तो कृतिका ने देखा कि निखिल की उंगली पर चावल का एक दाना टिका हुआ है। निखिल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक्सप्लेन किए, यह तुम्हारे होठ पर अटका हुआ था। ठीक उसके बाद कृतिका की आंखें खुली की खुली रह गई, जब उसने देखा कि निखिल ने उसके होठ से निकाला चावल का वह दाना अपने मुंह में रख लिया। अचानक से जैसे कृतिका के सर में कोई बम की आवाज के साथ ब्लास्ट कर गया, जिसके कारण वो शॉक्ड भी थी और गुस्से में भी। पहले जो निखिल का पैर कृतिका के पैर से टच हुआ था, वो शायद गलती से हुआ था, लेकिन अभी जो निखिल ने किया, वो गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के किया गया था। कौन खाते वक्त किसी और के होठ पर अटके चावल के दाने को खुद निकाल कर खा लेता है? यह वही आवारा हरकतें थी जो निखिल ने कृतिका के साथ पहली दो मुलाकातों में की थी। मिस्टर निखिल ओबराय। कृतिका के गुस्से में कांपते होठ खुले और वो आवाज निकली जो निखिल उसके मुंह से सुनना चाहता था, अपना पूरा नाम। निखिल अभी भी नाटक करने में लगा हुआ था। उसने ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। कृतिका ने गुस्से में कहा, आप ठीक नहीं कर रहे। क्या? निखिल ने ऐसे मुंह बनाकर कहा जैसे उसे कुछ सच में नहीं पता और नाटक था और आगे भी नाटक करने वाला था। तुम ना। कृतिका ने खुद को वह कहने से रोक लिया, फिर एक लंबी सांस ली और कहा, मिस्टर निखिल ओबराय, क्या आपकी प्लेट में राइस कम पड़ गया था जो आपने मेरे होठ से निकाल कर वो एक चावल का दाना खा लिया? निखिल ने बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। उसकी बेशर्मी को देख कृतिका आगे कुछ नहीं बोल पाती। कृतिका ने गुस्से में अपने ही होठ को काट लिया। फिर निखिल को इग्नोर करते हुए वो तेजी से अपना लंच खत्म करने लगी। वो जल्द से जल्द लंच करके इस मीटिंग को खत्म करना चाहती थी। अचानक ही निखिल ने कृतिका को छेड़ने के मूड में कहा, वो एक दाना बाकी सभी डिश से बहुत ज्यादा टेस्टी था। मिस्टर निखिल ओबराय। कृतिका ने फिर से गुस्से में कहा। क्या? निखिल ने फिर से वही नाटक करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे उसे पता ही नहीं था कि कृतिका उसे क्या कहना चाहती है। उस वक्त कृतिका उसे चीख कर कहना चाहती थी, बिहेव योरसेल्फ। जब उसने अब उससे माफी मांगी थी तो उसे सच में लगा था कि निखिल बदल गया है, लेकिन इस वक्त उसकी हरकतें उसी आवारा बिगड़ैल निखिल की थी जिससे कृतिका को नफरत थी। मैं जितना खा सकती थी खा चुकी। अब मैं सीईओ को खाने के वक्त और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कृतिका की प्लेट में लगभग हाफ प्लेट राइस बची हुई थी।
फिर भी वो अचानक से उठ खड़ी हुई। ओ, तो तुम खा चुकी? निखिल ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? कृतिका थोड़ी देर के लिए शॉक थी। फिर उसने देखा कि निखिल उसकी तरफ एक डॉक्यूमेंट बढ़ा रहा है। राघव ने तुम्हें इस मीटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था ना? कृतिका समझ नहीं पा रही थी। निखिल, जो कुछ पल पहले उससे मस्खरी कर रहा था, वो आगे ही पल इतना प्रोफेशनल कैसे हो गया? उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैनेजर सर ने मुझे बताया था कि मुझे सूरज आहूजा के पब्लिसिटी केस का इंचार्ज बनाया गया है। यह एक तरह से मेरे इंटर्नशिप एग्जाम होगा, जिसमें अच्छा परफॉर्म करने पर मुझे इंटर्नशिप पीरियड में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निखिल ने हामी भरी। फिर आगे कहा, राघव ने इंटरव्यू के वक्त बताए गए तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे बताया था। वो मुझे भी कुछ कुछ ठीक लगा। क्या तुम्हारे पास उसका डिटेल प्लान है? यह देखकर कि निखिल अब काफ़ी सीरियस हो गया है और वो वैसी हरकतें नहीं कर रहा जिससे लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कृतिका ने राहत की सांस ली और कहा, हाँ, इंटरव्यू के वक्त जब मुझे सूरज आहूजा की केस फाइल दी गई थी, वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगी। चाहे वो केस मुझसे प्लान किया जाता या नहीं, मैं एक कोशिश ज़रूर करना चाहती थी। इसलिए वापस लौटने के बाद मैंने आगे एक डिटेल प्लान तैयार किया था। मैंने उसमें सूरज की जगह खुद को ऑब्जेक्ट बनाया और यह समझने की कोशिश की कि वैसी प्रॉब्लम में फंसने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। भले ही फाइनल प्लान कुछ अलग हो, लेकिन यह मुझे एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा और मैं अपने काम को और अच्छी तरह से समझ पाऊंगी। जब कृतिका अपनी बात कह रही थी, उस दौरान निखिल कृतिका की प्लेट में बची राइस को बड़े बड़े कौर लेकर तेजी से खाने लगा। निखिल, वो मेरा जूठा है। कृतिका की प्लेट का बचा खाना निखिल कैसे खा सकता था? यह गलत था। निखिल ने और बड़े बड़े कौर तेजी से लेकर खाते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम खा चुकी। हाँ, लेकिन वो मेरा जूठा है। कृतिका ने थोड़ा गुस्सा दिखाया। निखिल ने फिर उसी बेशर्मी से जवाब दिया, मैंने कहा ना, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देवी अन्नपूर्णा नाराज होती है। पल भर में कृतिका की प्लेट में बचा हुआ खाना वो पूरी तरह चट कर चुका था। कृतिका ने हार मानकर अपने सिर पर हाथ दे मारा। उसने देवी अन्नपूर्णा वाली बात पर लगभग भरोसा भी कर लिया था। जिस स्पीड से निखिल ने कृतिका की प्लेट का बचा खाना खाया था, वह कुछ ऐसा था जैसा कोई अभी उससे वो प्लेट छीन लेगा। लेकिन इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े कौड़ खाने के बाद भी न जाने कैसे वो उस दौरान दिखने में बुरा नहीं लग रहा था। उसका मुंह ठूस ठूस के भरा था, फिर भी वह काफी रौबदार और गुड लुकिंग लग रहा था। जितना ज़्यादा वो कृतिका को जान पा रहा था, उतना ज़्यादा वो उसे समझने लगा था और उतना ही ज़्यादा वो उसे एडमायर करने लगा था। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो उसे यही लगता कि जो केस फाइल उसने इंटरव्यू के वक्त दी गई है, फाइनली हायर किए जाने के बाद उसे वो केस हैंडल करने के लिए नहीं मिलेगा और वो उसे बस एक इंटरव्यू समझ के भूल जाता। लेकिन ऐसे लोग नहीं जानते कि मौका सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो उसे पाने के लिए हमेशा से तैयार रहते। निखिल ने दिल से कृतिका के काम की तारीफ की थी। यह उसकी आंखों को पढ़कर आसानी से समझा जा सकता था। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो शानदार थी। सीधे कृतिका को देखते हुए निखिल की तारीफ ने कृतिका को शर्माने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा शर्माहट से लाल हो चुका था। थोड़ा रुको। निखिल ने अपने स्टाफ को फोन कर खाने के टेबल साफ करने को ऑर्डर दिया। उसके बाद वह कृतिका के बगल में बैठ गया और दोनों के बीच सूरज आहूजा की फाइल ओपन कर दी। तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसके बारे में बताओ। कृतिका ने अपना सर हिलाया और बोलने लगी, मैंने इसे हैंडल करने के लिए दो प्लान तैयार किए हैं, लेकिन मुझे पहला वाला प्लान ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। अगर दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम मिस्टर आहूजा को इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करने को कहेंगे, जो भी उसे ज़्यादा सही लगे। कृतिका ने धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से अपने प्लान के बारे में निखिल को बताना शुरू कर दिया। जब वह हॉस्पिटल में थी तो उसी वक्त उसने ये दोनों प्लान पेपर पर लिखकर रेडी कर लिए थे। उसे बस अंदाजा नहीं था कि निखिल अचानक से इस केस को उसके ट्रायल पीरियड के फाइनल टेस्ट के रूप में हैंडल करने को देगा। इसलिए काम के पहले दिन वो उस डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर नहीं आई थी जिसमें उसने वो दोनों प्लान नोट डाउन किए थे। अच्छी बात ये थी कि भले ही उसे मालूम नहीं था कि उसे यही केस हैंडल करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन किसी भी नई चीज़ को सीखने और समझने की ललक होने के कारण उसने सूरज आहूजा के केस को अपने हिसाब से काफ़ी डिटेल में तैयार किया था।
उसने एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने तैयार किए गए प्लान में बार बार जरूरी जगहों पर जरूरत के हिसाब से सुधार भी किया था। इस कारण उसे अपने प्लान का एक एक वर्ड अच्छे से याद था। इसलिए बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी निखिल को अपने प्लान के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जो कुछ भी उसने कहा था उसे निखिल को भी यह समझ आ गया था कि कृतिका ने काफ़ी मेहनत की है उस केस पे, जबकि उसे मालूम भी नहीं था कि उसे यह केस एज ए टेस्ट दिया जाने वाला है। नॉट बैड, पहले ही वाला प्लान ज़्यादा पसंद आ रहा है। निखिल ने अपना सर हिलाते हुए कृतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतिका के लिए एडमिरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी हेल्प के बिना भी अगर कृतिका कोशिश करती तो उसे अपनी एबिलिटी के कारण ओबराय कॉरपोरेशन में जॉब आसानी से मिल जाती। उसे यह लड़की दिलो जान से पसंद थी। थोड़ी देर बाद निखिल ने अनुपम को ऑफिस में बुलाया और कहा, सूरज आहूजा को कॉल लगाओ। फिर निखिल ने कृतिका से पूछा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आहूजा को अपने प्लान के बारे में बताने में? कृतिका ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर निखिल ने कहा, जितना डिटेल में तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बताया है उतने डिटेल में आहूजा को बताने की ज़रूरत नहीं। तुम बस दोनों प्लान के मेन पॉइंट्स के बारे में उसे बताना, देखते हैं वो किस प्लान को चूज करता है। थोड़ी देर बाद सूरज आहूजा ने फ़ोन पिक किया। उसके बाद कृतिका ने उसे शॉर्ट में अपने प्लान के बारे में बताया। सूरज को भी पहला वाला प्लान ज़्यादा पसंद आया। निखिल ने कहा, अब तुम जा सकती हो। अपने आइडिया पर तुम्हें और भी डिटेल में काम करना होगा। अब से तुम डायरेक्टली सूरज आहूजा के असिस्टेंट ऋषभ से कांटेक्ट कर सकती हो। हालांकि कृतिका ने सोचा नहीं था कि उसे कोई केस अकेले हैंडल करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन वह इस बात से जरा भी नर्वस नहीं थी। उसके लिए तो यह एक चैलेंज था जिसे उसे अपने काम के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था। इसलिए निखिल के किसी आवारा बदमाश लड़के वाले बिहेवियर को वो पल भर में ही भूल गए। सूरज आहूजा के केस पर काम करने की एक्साइटमेंट ने उसके दिल में थोड़ी देर पहले निखिल के लिए पैदा हुई करवाहट को खत्म कर दिया था। उस उसे दी गई उस अपॉर्चुनिटी के लिए निखिल को थैंक्स कहने के बाद कृतिका पीआर डिपार्टमेंट वापस लौट आई। कृतिका के जाने के थोड़ी देर बाद अनुपम डरते डरते निखिल के ऑफिस में आया, जैसे उसे फांसी की सजा दी जाने वाली हो। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे पे नॉक कर ऑफिस के अंदर आ गया। सर, अनुपम ने अपना चेहरा लटकाए हुए कहा, मैंने उसे सच में कृतिका मैम का खास ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो बेवकूफ़ लड़की सिमरन मेरे दिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगी। अनुपम तो सिमरन को गाली देना चाहता था, लेकिन निखिल के सामने वो अपनी लैंग्वेज खराब नहीं करना चाहता था। अगर उसे सीईओ के गुस्से की आग में जलने का शौक था तो वह जरूर जलती, लेकिन अपने शौक के चक्कर में उसने अनुपम को भी मरवा दिया था। निखिल ने अनुपम की तरफ देखे बिना ही कहा, शायद उन्हें तुमसे कोई डर नहीं, या इतने सालों में तुमने उन्हें यह बात अच्छे से नहीं समझाया कि तुम यहाँ जो कुछ भी करते हो वो तुमसे मैंने कहा होता है, या तुम उन्हें कृतिका की इम्पोर्टेंस नहीं समझा पाए। निखिल के गुस्से को देख अनुपम ने दिल ही दिल में कहा कि वह खुद कृतिका को वेलकम करने गया था। क्या काफ़ी नहीं, बड़े से बड़े कस्टमर को भी अनुपम को वेलकम करने के लिए नहीं जाना होता था, लेकिन कृतिका को वेलकम करने वह खुद गया था। इसके बाद अब भी उस बेवकूफ़ लड़की सिमरन को यह समझ नहीं आया कि कृतिका कितनी इम्पोर्टेंट है। अनुपम और कोई बहाना नहीं बना सकता था। सीओ, आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे मुझे मंजूर है। तुम्हें इस मंथ का बोनस नहीं दिया जाएगा। निखिल ने नॉर्मली अपना पेन टेबल पर फेंकते हुए कहा, अगर आज के बाद कोई भी ऐरा गैरा बढ़कर कृतिका को डिसरिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब यह होगा कि आज के इंसिडेंट के बाद भी तुम उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल पेश नहीं कर पाए जिससे उन्हें पता चल सके कि कृतिका कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं समझ गया सर, अनुपम ने तुरंत रिप्लाई किया। मुझे सिमरन को किस तरह हैंडल करना होगा? वो नालायक लड़की, उसकी वजह से उसका भी एक मंथ का बोनस कट कर दिया गया। अनुपम उससे ऐसे ही जाने देगा, यह सोचना बेवकूफ़ी थी। निखिल ने रिप्लाई किया, 6 मंथ तक उसे मिलने वाले बोनस को कट कर दो। सिमरन को अगले 6 मंथ तक कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसे 2 वार्निंग लेटर भी दो ताकि उसे अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो। और बाकी के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सभी वर्कर को एक एक वार्निंग लेटर सेंड करो।
ओबराय कॉरपोरेशन के रूल्स के हिसाब से किसी एक ही एम्प्लॉय को 3 वार्निंग लेटर मिलने पर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता था। इसके अलावा वो वार्निंग लेटर उसके पोर्टफोलियो में भी ऐड कर दिया जाता था, जिससे फ्यूचर में एम्प्लॉय अगर कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाना भी चाहे तो उसके पोर्टफोलियो में वो वार्निंग लेटर ऐड होने के कारण उसे वहाँ काम मिलना मुश्किल हो जाता था। देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की हर कंपनी, हर प्रोडक्शन हाउस को ओबराय कॉरपोरेशन में दिए जाने वाले वार्निंग लेटर के रूल्स के बारे में पता होता है। इसलिए ओबराय कॉरपोरेशन में किसी एम्प्लाई को वार्निंग लेटर मिलना जॉब से बाहर निकाले जाने से ज़्यादा बुरा था। कंपनी से बाहर निकल जाने से कहीं और जॉब मिलने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी, लेकिन वार्निंग लेटर एक ऐसा दाग था जिसके आपके पोर्टफोलियो में लग जाने से आपको कहीं भी जॉब मिलना इम्पॉसिबल सा हो जाता। और ओबराय कॉरपोरेशन से बेहतर और बड़ी कंपनी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और कोई थी भी नहीं। यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना यहाँ के हर एम्प्लॉय के बस के बाहर की बात थी। निखिल ने बड़े ही गुस्से में आगे कहा, जाओ और जाकर सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ को उसकी गलती का एहसास दिलाओ। सिमरन को उन सब के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से फटकार लगाओ। उन सब से पूछो कि उनके लिए मेरे ऑर्डर ज़्यादा मायने रखते हैं या मेरे अंकल के। कंपनी में मेरे अंकल की क्या पोजीशन है जिससे यहाँ मेरी जगह उनके ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। सभी को यह बात पता है कि बिना मेरी परमिशन के कोई भी मेरे ऑफिस में मेरे एब्सेंस में नहीं आ सकता। फिर भी उन्होंने मधुलिका को यहाँ आने दिया। सिमरन इसी बात का एक्सक्यूज देकर मधुलिका के साथ मिलकर कृतिका को मेरे ऑफिस से बाहर निकाल रही थी, यानी कि उसे और बाकी सबको मेरे बनाए रूल्स अच्छे से याद थे। फिर भी उन्होंने इस रूल को ब्रेक होने दिया। वह गलती उन्होंने जानबूझ के की। अगर मेरे अंकल के ऑर्डर्स उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हें मेरे अंकल के यहाँ जाकर काम करना चाहिए। उन्हें यह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनुपम निखिल की सारी बातें सुनने के बाद तुरंत ऑफिस से बाहर चला गया। जब कृतिका वापस पीआर डिपार्टमेंट पहुंची तो यह देखकर काफ़ी सरप्राइज हुई कि वहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा है। वहाँ के सारे कलीग्स उस खाली डेस्क के पास जमा थे जहाँ सुबह कोई नहीं था। जब कृतिका अपने डेस्क की ओर बढ़ी तो उसने उन लोगों को प्रियंका से वह सवाल पूछते हुए सुना, क्या तुम सच कह रही हो? उसे अकेले उस प्रोजेक्ट पर काम करने को ऑर्डर मिला है और अगर वो अच्छा करती है तो उसे ट्रायल पीरियड में नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही कृतिका के कान में उसके सवाल गए वो समझ गई कि अभी भी यहाँ उसी के बारे में बातें हो रही हैं। मैं उस वक्त सेक्रेटरी के ऑफिस के पास ही थी जब मैंने खुद अपने कानों से सुना जो अनुपम सर हमारे मैनेजर राघव सर से कह रहे थे। प्रियंका ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कब कोई ऐसी खबर तुम लोगों को दी है जो गलत होती है, लेकिन उस पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? वो इसे डिजर्व नहीं करती। रुखसार ने नाराज होते हुए कहा, यह कंपनी का रूल है कि हर न्यू एम्प्लॉय को 6 मंथ के लिए ट्रायल पीरियड में रहना ही पड़ता है। इस दौरान अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो कंपनी उसे परमानेंट एम्प्लॉय बनाने की जगह उसे कंपनी से बाहर भी निकाल सकती है। हमें तो ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया था, तो इस लड़की पर ऐसी मेहरबानी क्यों? लगता है कंपनी अपने ही बनाए रूल्स भूल चुकी है। हम कर भी क्या सकते हैं? मैनेजर सर उसके चक्कर में फंस चुके हैं और उन्हीं के कारण कृतिका पर ऐसी मेहरबानी हो रही है। कल्पना ने धीरे से कहा, मैं तुम सबसे कह रही हूँ, कृतिका बड़ी ही शातिर लड़की है। उसका सिर्फ राघव सर के साथ रिलेशन नहीं, मुझे तो पक्का यकीन है कि उसने अनुपम सर को भी अपने चक्कर में फंसाया हुआ है। प्रियंका ने मुंह बिचकाते हुए कहा, अनुपम सर के चक्कर में पड़ सकते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करना वो भी इस लेवल पर कि उसका ट्रायल पीरियड ही खत्म हो जाए, ये किसने कहा तुमसे? अनामिका ने हैरान होते हुए पूछा। प्रियंका ने रिप्लाई किया, क्या तुम नहीं जानती कि अनुपम सर कौन है? वो सीईओ के खास असिस्टेंट है। मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहती, लेकिन उनके पास कंपनी के जनरल मैनेजर से भी ज़्यादा पावर होती है। कृतिका इतनी खास भी नहीं हो सकती। आज उसका पहला ही दिन है और हमारे मैनेजर राघव सर को तो छोड़ो, उसने अनुपम सर तक को सिड्यूस कर लिया। रुखसार ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा था। और वो अनुपम? मधुलिका भी शॉक थी और फिर उसने कहा, अब समझ में आया। क्या समझ में आया? मधुलिका की बात सुनते ही बाकी एम्प्लॉयज़ ने उसे घेर लिया। यही कि वह इतनी अकड़ में क्यों है। वह सबसे रूड बिहेव कर रही है क्योंकि वह जानती है कि कोई पावरफुल पर्सन उसे सपोर्ट कर रहा है। मधुलिका ने मुस्कुराते हुए कहा,
थोड़ी देर पहले जब आदित्य अंकल निखिल से मिलवाने के लिए मुझे लेकर उसके ऑफिस आए थे, तो मैंने उसे निखिल के ऑफिस में बैठे हुए देखा। तुम सब तो जानते ही हो कि निखिल किसी को भी अपने एब्सेंस में अपने ऑफिस में जाने की परमिशन नहीं देता। लेकिन चूंकि अनुपम उसे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो न सिर्फ उसके ऑफिस में गई, बल्कि मीटिंग खत्म होने के बाद निखिल ने उससे काफ़ी देर तक बात भी की। मधुलिका सोच तो काफ़ी कुछ रही थी, लेकिन उसे अब तक मालूम नहीं चला कि एक्चुअली में निखिल कृतिका को सपोर्ट कर रहा था, ना कि उसका असिस्टेंट अनुपम। मधुलिका यह सोच भी नहीं सकती थी कि कृतिका जैसी लड़की में निखिल को इंटरेस्ट होगा। आखिर कृतिका को मौका क्यों दिया जा रहा है? वो कृतिका से हार कैसे सकती है? वह यह नहीं समझ पा रही थी, ना वह यह समझना चाहती थी। निखिल और कृतिका, इसका ख्याल भी उसके मन में नहीं आ सकता था। और अब जब प्रियंका ने कृतिका के तार अनुपम से जोड़ दिए थे, तो उसे निखिल और कृतिका के बीच के रिलेशन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। यानी कि निखिल का उस वक्त कृतिका को अपने ऑफिस में बुलाना सिर्फ ऑफिशियल पर्पस ही था। इतना तो वो अपने खास असिस्टेंट के लिए कर ही सकता था। प्रियंका मुस्कुराई और उसने तुरंत मधुलिका की चापलूसी शुरू कर दी। वो नहीं जानती कि उसने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। उसे लगता है कि सीईओ के खास असिस्टेंट के फेवर से वह तेजी से इस कंपनी में आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसे तो मालूम भी नहीं कि आप एक्चुअल में किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। मधुलिका अपने घमंड को छुपा नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी और बोली, मैं खुद को उसके लेवल जितना नहीं गिराने वाली। देखना, जल्दी ही वो अपनी ही करनी से इस कंपनी से बाहर हो जाएगी। यह सब सुनकर भी कृतिका ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। उसके अपने सीट पर बैठने के बाद ही बाकी सबको एहसास हुआ कि कृतिका वापस आ चुकी है और सब चुप होकर अपने काम में बिजी हो गए। थोड़ी देर बाद कृतिका ने देखा कि मैनेजर राघव, जो कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आ रहे हैं। अब उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से एक जगह इकट्ठा होकर गप करे। तुरंत ही मधुलिका अपनी सीट से उठी और राघव के पास गई। हेलो राघव सर, मेरा नाम मधुलिका है। मैं आज से पीआर डिपार्टमेंट में काम शुरू कर रही हूँ। राघव उसे देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसके आने के बारे में पहले ही अनुपम ने बता दिया था। वेलकम मधुलिका। राघव ने मधुलिका से हैंडशेक करते हुए उसका स्वागत किया। मैंने उसकी सीवी देखी है। आपने जेएनयू से ग्रेजुएशन किया है। यह काफ़ी इम्प्रेसिव है। देखा जाए तो जेएनयू दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मधुलिका ने वहाँ से एक सिंपल ग्रेजुएशन किया था, जो कि ओबराय कॉरपोरेशन में कुछ खास मायने नहीं रखता था। मधुलिका को सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय की बेटी होने के कारण ओबराय कॉरपोरेशन में इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। मधुलिका ने तुरंत राघव से कॉन्फिडेंटली सवाल किया, सर मैंने सुना है कि कृतिका को एक टेस्ट ऑफर किया गया है, जिसे पास करने के बाद उसका ट्रायल पीरियड ख़त्म कर दिया जाएगा। एक तरह से यह एक इंटर्नशिप टेस्ट होगा, जो कि उसे काम के पहले दिन ही ऑफर किया गया है। राघव को इसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने तुरंत यह बात एडमिट कर ली। हाँ, यह सच है। भले ही वह कि सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, या बाकी वर्कर्स को ऐसा लग रहा था कि कृतिका को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि यह प्रोजेक्ट सूरज आहूजा से जुड़ा हुआ है, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरा करना सबके बस की बात नहीं, तब उन्हें एहसास होता कि रियल में कृतिका के लिए एक टेस्ट कितना टफ होने वाला है। लेकिन किसी की भी कलीग को इसका अंदाज़ा नहीं था। इसलिए राघव ने जब यह बात एडमिट किया तो सबके चेहरे मायूसी से लटक गए। थोड़ी देर पहले प्रियंका ने ये सब बातें उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताई थी, फिर भी उन्हें अंदर ही अंदर इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले कंपनी में कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कंपनी कृतिका को सच में इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। मधुलिका ने अलग ही अकड़ में राघव के सामने अपनी डिमांड रख दी। मैं भी एक न्यू एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे भी दूसरे न्यू एम्प्लॉय की तरह मौके दिए जाने चाहिए। मैं भी वो टेस्ट देना चाहूँगी जिसमें मेरा भी ट्रायल पीरियड शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं कृतिका के साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या? राघव मधुलिका की उस डिमांड से शॉक्ड हो गया। और मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता। पहले मुझे अपने सीनियर से इस बारे में बात करनी होगी। मधुलिका ने तिरछी नज़रों से कृतिका को घूरते हुए कहा, तो अपने सीनियर से बात कीजिए।
कंपनी के हर वर्कर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या आप सिर्फ कृतिका को ही ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, इसके अलावा किसी और को नहीं? मधुलिका डायरेक्टली कृतिका को टारगेट करके वो सब कह रही थी। यह साफ था कि मधुलिका कृतिका से बस एक मुलाकात में ही बेपनाह नफरत और ईर्ष्या करने लगी थी। मधुलिका का कहा सुनने के बाद बाकी सभी कलीग्स ने भी कृतिका की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा, और राघव वो मधुलिका के इस रवैये से बुरी तरह से गुस्से में था। अपने सोर्स और कॉन्टेक्ट्स के बल पर उसके डिपार्टमेंट में काम करने आई ये लड़की पहले ही दिन उसके डिसीजन को चैलेंज कर रही थी। आते ही उसने अपनी अकड़ दिखानी शुरू कर दी, जो किसी भी लीडर को पसंद आने वाला नहीं था। ठीक है, इससे पहले कि राघव कुछ और कहता, कृतिका अपनी चेयर से उठी और उसने मधुलिका की बात मान ली और कहा, आई एग्री। कृतिका की बात से अपसेट हो गया। उसे लगा कि कृतिका जैसी यंग लड़की जल्दी गुस्से में आ जाती होगी, इसलिए उसने मधुलिका की बात मान ली। पर राघव को यह मंजूर नहीं था। यू आर नॉट द बॉस हियर, तुम अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन राघव को पता नहीं था कि कृतिका को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि मधुलिका उससे जीत सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कृतिका को उससे यह बताने का मौका ही नहीं मिला था कि सीईओ ने सूरज आहूजा की पब्लिसिटी के उसके प्रपोजल को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। इसके अलावा सूरज आहूजा को भी उसका प्रपोजल पसंद आया था, यानी निखिल और सूरज दोनों के ही अप्रूवल मिलने से एक तरह से कृतिका का ट्रायल पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका था। इस बात की कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी थी, इसलिए मधुलिका चाहे जो भी प्लान तैयार करें वो सब बेकार ही जाने वाला था। वैसे कृतिका को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मधुलिका उससे अच्छा प्लान तो तैयार करने से रही। जो लड़की किसी की पैरवी पर पीआर डिपार्टमेंट में आई हो, वो क्या कोई प्लान तैयार करेगी? एक तरह से यह कृतिका के लिए डबल इंश्योरेंस था। उसका ट्रायल पीरियड तो खत्म होता ही, साथ में कंपटीटर होने से आगे कोई ये नहीं कह पाता कि उसने राघव का फेवर लिया था अपना ट्रायल पीरियड खत्म करवाने के लिए। ना तो राघव को इस बारे में पता था और ना ही मधुलिका को कि कृतिका का प्लान अप्रूव किया जा चुका है। तो हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो ये डिसीजन ले सके। मधुलिका ने राघव से अकड़ते हुए कहा, आप चाहे तो हम निखिल को कॉल कर सकते हैं। अगर तुम मेरी कंपनी में आगे भी काम करना चाहती हो तो प्लीज़ कॉल मी सीईओ। मिस मधुलिका, कोई नहीं जानता था कि निखिल कितनी देर से उसके डिपार्टमेंट के दरवाजे के पास आकर खड़ा था। उसने अब तक क्या कुछ सुन लिया था, हर कोई ध्यान दे। मैं मिस मधुलिका को नहीं जानता। जैसे ही निखिल ने यह कहा, वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सीईओ को पर्सनली उनके डिपार्टमेंट में क्यों आना पड़ा? राघव भी हैरान था। सीईओ निखिल? सबके सामने बेइज्जती के बाद मधुलिका ने गुस्से में फिर से निखिल का नाम लिया, जैसे वो उस पर नाराजगी जता रही हो। लेकिन किसी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ जब निखिल ने उससे पहचानने से साफ इनकार कर दिया और पीछे खड़े अपने असिस्टेंट अनुपम की तरफ घूमकर उसे ऑर्डर दिया, मिस मधुलिका अब भी मेरी बात नहीं समझ पाई है। उन्हें एक वार्निंग लेटर दो ताकि उन्हें ऑफिस में सीनियर और जूनियर के बीच का फ़र्क पता चले, और मेरे पीछे मुझसे रिलेटेड होने का झूठा ड्रामा ये बंद करें। अगर इसका मुझे पर्सनली जानने का ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर यहाँ के एम्प्लॉय सच में इसकी बात पर विश्वास करने लगेंगे। फिर निखिल वापस मधुलिका की तरफ घूमा और बोला, अगर तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी ठीक करा लो। आगे से अगर तुमने मुझे मेरा नाम लेकर मेरे सामने या मेरे पीछे पुकारा तो इस कंपनी में वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। निखिल ने जो कहा उससे वहां मौजूद वर्कर्स को भी ऐसा लगा जैसे बातों बातों में ही निखिल ने मधुलिका को एक जोरदार थप्पड़ मारा था, जिसके दर्द का एहसास मधुलिका के साथ साथ उन वर्कर्स को भी हो रहा था। अनुपम को निखिल की बातों से कोई हैरानी नहीं हुई। उसके हिसाब से मधुलिका एक वार्निंग लेटर डिजर्व करती थी। इस दौरान कृतिका बड़ी मुश्किल से खुद को मुस्कुराने से रोक पा रही थी। उसके होठ के किनारे बार बार झटके लेकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। आखिर मधुलिका का दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? थोड़ी देर पहले ही निखिल के ऑफिस के पास निखिल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद भी वो दोबारा उसे नाम लेकर पुकार रही थी। सीईओ, जो मधुलिका की डिमांड है। राघव के आगे कुछ और कहने से पहले निखिल बोल उठा, मैंने सब सुन लिया है। निखिल ने कृतिका की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं?
कृतिका ने रिप्लाई किया, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मधुलिका सही है, उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम दोनों के लिए ये एक फेयर कंपटीशन होगा, मुझे किसी बात का डर नहीं। निखिल के अलावा सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कृतिका कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। लेकिन जैसे ही निखिल की नज़र कृतिका की आंखों में गई, वो समझ गया कि कृतिका फिर से किसी के लिए कोई जाल बुन रही है। उसे अब भी अच्छे से याद था, जब वो पहली बार होटल में मिले थे तो उसकी आंखों में तब भी वही चमक थी जब उसने सोनाली को अपने जाल में फंसाया था। इसके अलावा एक बात जो निखिल के अलावा और कोई नहीं जानता था, वो ये कि चाहे मधुलिका कितनी भी अच्छा प्लान क्यों ना तैयार कर ले, निखिल सिर्फ और सिर्फ कृतिका के ही प्लान को अप्रूव करेगा। इसका कृतिका के आज उसे बताए गए प्लान से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस कृतिका की हर तरह से हेल्प करना चाहता था, अपने किसी भी रूल्स को फॉलो किए बगैर। क्या कृतिका का ये कॉन्फिडेंस उसका आगे भी देगा साथ? क्या मधुलिका कृतिका से खुद को बेहतर साबित कर पाएगी? इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखें। धन्यवाद।